Hello, my dear students, friends, or anybody who is watching this video. Welcome to you all in this channel. हम फिर से आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो लेके आ गए और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपकी केमिस्ट्री का नॉलेज इन्हेंस होगा। बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन में हमने इस वीडियो में समझाया है कि सॉलिड्स के डिफेक्ट क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो को। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिसमें ये आईसी है, ये कंडेंसर है और ये ट्रांजिस्टर है और ये भी कंडेंसर है, ये रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से सॉलिड्स यूज़ किए जाते हैं बहुत जगह और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। तो सॉलिड्स में क्या दोष होते हैं उन्हीं को पढ़ना है। दोष देखिए बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें ये लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष, परमाणविक दोष और नीचे पूरा उसका वर्गीकरण है। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक दोष जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत कम ताप पर, जैसे परम शून्य ताप पर क्रिस्टलों में अब ये भी कणों में कोई कंपन गति नहीं होती है, तो बहुत ही वो ऑर्डर में होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता। तो परम शून्य ताप पर क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट नहीं होता है -273 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन ताप बढ़ने पर उनमें वाइब्रेशंस के कारण इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करने के कारण इधर उधर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के इधर उधर मूव करने से या उच्च अवस्था में मूव करने से ठोसों में दोष आने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक दोष हैं। इनमें केवल इलेक्ट्रॉन जो है अपने संयोजी कोश से इधर उधर जाते हैं। तो जैसे सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है उसमें SI के परमाणु अन्य SI परमाणुओं से 4 बंधों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि SI की संयोजकता जो है 4 है। इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो SI का क्रिस्टल बिल्कुल डायमंड के क्रिस्टल के तरीके से होता है और इसमें भी टेट्रावेलेंसी है सिलिकॉन में, और इसका उपयोग आईसीज़ में होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और ये जो है सामान्य ताप पर सेमीकंडक्टर होता है। जिस टेम्परेचर पे हम यूज़ करते हैं अर्धचालक होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा विद्युत चालन नहीं होता है और बहुत कुचालक भी नहीं होता है। लेकिन अगर -273 डिग्री सेल्सियस पर देखें, परम शून्य ताप पर देखें, तो ये विद्युत का कुचालक होता है। और इसी प्रकार जर्मेनियम में भी ऐसा होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं, इनकी संयोजकता 4 है, सहसंयोजकता। तो ये भी अर्धचालक है। जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों ही अर्धचालक हैं सामान्य ताप पर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक दोष इन मटेरियल्स में होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक दोष हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ होते हैं। और वैसे परम शून्य ताप पर सभी क्रिस्टल परफेक्ट होते हैं, बिना डिफेक्ट के होते हैं। तो नेक्स्ट दोष है एटॉमिक डिफेक्ट, परमाणविक दोष या बिंदु दोष। तो क्रिस्टल जालक में, जैसे कि ये एक क्रिस्टल जालक दिख रहा है, ये एक यूनिट सेल नहीं है, इसमें ज़्यादा यूनिट सेल हैं एक से। तो इसमें जो रेड से पॉइंट बने हुए हैं जालक बिंदु हैं, और जालक बिंदु परमाणु को निरूपित करते हैं। वहाँ पर एक परमाणु उपस्थित होता है जहाँ पर बिंदु होता है। तो अगर कहीं पर कोई बिंदु गायब है, जैसे कि मैंने ब्लैक से शेड किया है, तो वहाँ पर खाली जगह होती है, डिफेक्ट हो जाता है, तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि एक बिंदु पर एक परमाणु मिसिंग होता है तो या किसी अन्य जगह स्थित होता है। तो ये बिंदु दोष, एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट कहे जाते हैं। और एटॉमिक डिफेक्ट कई तरह के होते हैं, जैसे कि रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय और अशुद्धि दोष। तो आइए पढ़ते हैं हम बिंदु दोष को थोड़ा सा डिटेल में। और बिंदु दोष में पहला है रस समीकरण मितीय दोष। तो रस समीकरण मितीय दोष को हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में।
और स्टोइकियोमेट्रिक मतलब होता है कि एक अनुपात में, जैसे हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें बैलेंस करते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, तो जो आगे नंबर लिखते हैं उनका जो रेशियो है वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है, अनुपात होता है। या जैसे कोई सूत्र लिखते हैं तो उनमें मोलों की संख्या जो होती है उसका जो रेशियो होता है तो वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। तो ये इसमें पहला शॉटकी दोष है। तो शॉटकी दोष में क्या होता है? शॉटकी दोष में जो क्रिस्टल है, जो यौगिक है, उसका अनुपात दोष आने के पहले और दोष आने के बाद सेम रहता है, चेंज नहीं होता, इसीलिए उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। इसके बारे में जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने बताया था। तो देखते हैं एक क्रिस्टल की संरचना। इसमें ये जालक बिंदु हैं और जालक बिंदु हमने डॉट से बनाए हैं। अगर इनको थोड़ा सा स्पष्ट करना है तो यहाँ पर हम धनायन ऋणायन के नाम भी लिख देते हैं। ये पूरे परमाणु नहीं हैं बल्कि इनमें नाम लिखने के लिए मैंने गोले बनाए हैं। तो जैसे कि M+X - M मतलब मेटल से है, X मतलब ऋणायन से है, जैसे हैलोजन हो सकता है। तो Mx प्रकार का एक सॉलिड है जिसमें धनायन ऋणायन अल्टरनेट जगहों पे है। तो अगर इसमें जैसे कोई धनायन है, मेटल आयन है, वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और एक ऋणायन वहाँ से निकल जाता है, तो जितने धनायन उतने ही ऋणायन इसमें से निकल रहे हैं, यानी विद्युत उदासीनता बनी हुई है, यानी जितने प्लस गायब हुए उतने ही माइनस। तो पहले M+ कितने थे? इसमें 8 थे, और X- कितने थे? 8 थे। और अब कितने हैं? अब 7 है। तो पहले अनुपात क्या था? 8:8 यानी 1:1 था, और अब कितना है? 7:7 यानी तो अनुपात वही है, यानी दोष आने के पहले और दोष आने के बाद। तो इसमें एक धनायन और ऋणायन मिसिंग हो जाते हैं क्रिस्टल जालक से, तो इस प्रकार का शॉटकी दोष आता है। और ये इस दोष में ये ज़रूरी नहीं है कि एक धनायन एक ऋणायन मिसिंग हो, या जितने धनायन मिसिंग हो उतने ही ऋणायन भी मिसिंग हो। यदि उसका सूत्र में 1:1 नहीं है तो उतने ही ऋणायन गायब होते हैं, उसी अनुपात में ऋणायन गायब होते हैं। तो ये Mx में जैसे मान लिया एक सूत्र Mx2 लिखा है, जैसे ZnCl2, तो इसमें Cl- के 2 आयन हैं, तो एक Zn पे 2 चार्ज है और 2 Cl पे मिला के 2 चार्ज है। तो जब एक Zn++ यानी एक जिंक आयन गायब होगा तो 2 Cl- गायब होंगे, तो क्योंकि उसी अनुपात में गायब होंगे। तो यहाँ पर जो पहले जैसे Mx2 में M++ 100 है और X-200 है, अनुपात 100 और 200 का 1:2 है, यानी M1 और X 2 दूने हैं। तो अगर गायब होगा, इसमें से गायब होंगे M+ और X-, तो एक M++ गायब होगा तो 99 बचेंगे, और 2 ये गायब होंगे X-, तो 198 बचेगा। तो इस प्रकार अब जो रेशियो है 99:198 का, अब ये भी दूने का ही है, तो रेशियो वही रहता है, यानी सूत्र उसका चाहे जो हो, रेशियो वही रहता है। तो इस हिसाब से धनायन और ऋणायन गायब होते हैं शॉटकी डिफेक्ट में। तो ये डिफेक्ट क्रिस्टल में किसी टेम्परेचर के कारण आता है, जैसे क्रिस्टल गर्म होता है तो उसमें धनायन ऋणायन उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं NaCl, CHCl, KCl, KBr, AgBr, इन क्रिस्टलों में ये एग्जांपल हैं शॉटकी दोष के, इनमें ये शॉटकी दोष पाया जाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इन सब का हाई होता है, जैसे किसी का 6 है, किसी का 8 है, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर CHCl का 8 होता है, NaCl का 6 होता है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है तभी ये शॉटकी दोष आता है। और जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर से आप समझ रहे होंगे कि जैसे जो पड़ोसियों की संख्या है किसी गोले के सराउंडिंग में, इर्द गिर्द जितने
नेबरिंग एटम टच है उससे, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका। तो धनायन का साइज़ और ऋणायन का साइज़ लगभग बराबर होता है क्रिस्टल में, तभी इस प्रकार का दोष होता है। और अगर उसमें ज़्यादा अंतर होता है तो उस क्रिस्टल में फिर शॉटकी दोष नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ से धनायन गायब हुआ है वहाँ भी खाली जगह हो गई, उसको हम होल कह रहे हैं, छिद्र। और जहाँ से ऋणायन गायब हुआ है उसको भी हम छिद्र कह रहे हैं, या वैकेंसी कह रहे हैं, या होल कह रहे हैं। तो ये जैसे क्रिस्टल में बगल का जो धनायन या ऋणायन है उस छिद्र में आ जाता है और वहाँ पे छिद्र शिफ्ट हो जाता है, तो पूरे क्रिस्टल में छिद्र शिफ्ट होता रहता है, मूव करता रहता है। इसी के कारण क्रिस्टल में थोड़ी चालकता आ जाती है, यानी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो वैसे अगर कोई दोष नहीं है शॉर्ट की तो क्रिस्टल कुचालक होगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट की दोष है तो उसमें थोड़ी कंडक्टिविटी आ जाती है। तो शॉर्ट की दोष की विशेषताएं क्या हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्रिस्टल का बहुत हाई होता है, धनायन ऋणायन का साइज़ लगभग समान होता है, और इसमें छिद्रों के कारण चालकता आ जाती है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, और कम ऊर्जा से ही ये दोष उत्पन्न हो जाता है। थोड़ा सा क्रिस्टल हीट होता है ये दोष आ जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। और क्रिस्टल का घनत्व तो इससे कम हो जाता है, क्योंकि घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आप जानते हैं। और द्रव्यमान इसमें कम हो जाता है क्योंकि धनायन और ऋणायन जब मिसिंग हो जाते हैं तो द्रव्यमान कम हो जाता है, जबकि क्रिस्टल का जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वो वही बनी रहती है। तो इसलिए घनत्व तो इसमें कम हो जाता है शॉर्ट की दोष में। तो ये आपने शॉर्ट की दोष देखा कि क्रिस्टलों में आ जाता है। और नेक्स्ट दोष है फ्रेंकेल दोष। तो फ्रेंकेल दोष भी एक रस समीकरण मितीय दोष है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें भी धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो दोष आने के बाद, यानी फ्रेंकेल दोष पैदा हो जाने के बाद भी चेंज नहीं होता। तो ये रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकेल ने बताया था सन 1930 में इसके बारे में, इसलिए इसे हम फ्रेंकेल दोष कहते हैं। और एक क्रिस्टल का जालक देखते हैं। इस क्रिस्टल के जालक में ये जालक बिंदु हैं जो ब्लैक से डॉट बनाए हैं, और इस क्रिस्टल जालक में भी हम जो जालक बिंदु हैं वहाँ पर कौन कौन से धनायन ऋणायन उपस्थित हैं उनके नाम लिखने के लिए हम वहाँ गोले बना रहे हैं। तो ये भी m+x- m+x- अल्टरनेट पोजीशन पर, क्योंकि एक धनायन के बगल में दूसरा धनायन तो स्थित नहीं हो सकता प्रतिकर्षण के कारण, इसलिए विपरीत आकर्षण वाले आयन ही जो है बगल बगल फिट होते हैं। तो इसमें ये एक क्रिस्टल जालक है mx प्रकार के क्रिस्टल का, जिसमें m मेटल आयन है और x जो है ऋणायन है, नॉन मेटल आयन है। तो इसमें क्या होता है कि एक मेटल आयन यानी धनायन अपनी जगह छोड़ के, और जो बीच में कहीं वॉइड होता है, खाली जगह होती है, यानी कणों के बीच में जो जगह होती है उसमें आके बैठ जाता है। तो वहाँ पे जगह खाली हो जाती है जहाँ से अब वो हटता है, यानी उसके मूल पोजीशन पे छिद्र उत्पन्न हो जाता है, रिक्ति हो जाती है, और वो स्वयं जो है एक रिक्ति में चला जाता है, यानी वॉइड में चला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे उधर वाला धनायन वहाँ रिक्ति में जाए चाहे इधर से जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, यानी कोई भी धनायन कहीं किसी अगल बगल की रिक्ति में चला जाता है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि पहले धनायन कितने थे, m+8 थे, x-8 थे, अब भी उतने ही हैं, क्योंकि एक धनायन मूव करके वॉइड में चला गया है तो उससे m+ कोई कम नहीं हुए हैं, उतने ही हैं, तो अनुपात वही है। इसलिए ये भी रस समीकरण मितीय दोष है, क्योंकि इसमें भी अनुपात क्रिस्टल का वही रहता है। अब फ्रेंकेल दोष की विशेषताएं देखते हैं कुछ, इसमें क्या खास बातें हैं। इसमें
कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत लो होना चाहिए ऐसा दोष आने के लिए। समन्वय संख्या कम होनी चाहिए और धनायन और ऋणायन के साइज़ में अधिक अंतर होना चाहिए, क्योंकि धनायन और ऋणायन के साइज़ में अधिक अंतर होने पर जैसे ऋणायन बड़े बड़े हैं, जालक बनाते हैं एफसीसी या कुछ, और जो धनायन हैं वो जाके वॉइड में फिट हो जाते हैं। तो जालक ऋणायनों का बना होता है, धनायन जो है उस वॉइड में चले जाते हैं। तो इसमें छिद्र उत्पन्न होने की वजह से क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष के कारण चालकता आ जाती है, क्योंकि छिद्र मूव करता है पूरे क्रिस्टल में और इस दोष से परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्रिस्टल का हाई हो जाता है। और क्रिस्टल का घनत्व तो बदलता नहीं है, क्योंकि उसमें से कोई कण गायब तो होता नहीं है, रहते तो उसी के अंदर हैं क्रिस्टल के अंदर। तो द्रव्यमान भी परिवर्तित नहीं होता और आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रिस्टल की वो वही रहती है। तो ये फ्रैंकल दोष के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जिंक सल्फाइड। इसमें जो जिंक आयन हैं वो वॉइड्स में रहते हैं और सल्फाइड आयन जो है ये वो एफसीसी बनाता है, यानी पूरा जो जालक है, जैसे हम लोग यूनिट सेल का जालक बनाते हैं तो वो ऋणायनों का बना होता है। और जिंक आयन जो है वॉइड्स में होते हैं, रिक्तियों में। तो वो कुछ रिक्तियों में होते हैं, कुछ खाली होती हैं, तो वो जो बगल की खाली रिक्तियाँ होती हैं उनमें चले जाते हैं। इस प्रकार से ये दोष आ जाता है। तो AgBr, AgCl, CaF2 इन सब में भी फ्रैंकल दोष पाया जाता है, लेकिन AgBr एक ऐसा है जिसमें शॉटकी दोष भी पाया गया और फ्रैंकल दोष भी। तो नेक्स्ट अरस समीकरण मितीय दोष है। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, यानी इसको इंग्लिश में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेशियो है धनायन और ऋणायन का, जो अनुपात है वो बदल जाता है। और अगर इसमें हम लिखें इससे अरस समीकरण मितीय दोष के बारे में थोड़ा, कि इसमें धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात उनके आदर्श सूत्र मीन्स जो उनका वास्तविक सूत्र होता है से भिन्न हो जाता है। तब ये जो है अरस समीकरण मितीय दोष होता है। तो जैसे M2O3 है, अनुपात क्या है इसमें 2:3 है, 2:3 है अनुपात। लेकिन अगर क्रिस्टल में कोई दोष आ जाए, उसमें ये अनुपात चेंज हो जाए, 1:3 हो जाए या कुछ और हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो अरस समीकरण मितीय दोष है। तो अभी कई सारे एग्जाम्पल हम इसके अरस समीकरण मितीय के देखेंगे, तो उससे बात क्लियर हो जाएगी कि ये किस प्रकार होता है। अब इसमें पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। मेटल यानी धातु की अधिकता हो जाती है, धातु आधिक्य के दोष है। तो मेटल मतलब M+ या M++ या M++, जो भी है, मेटल को हम M से सिंबलाइज करते हैं। तो एक क्रिस्टल जालक में देखते हैं कि इस प्रकार मेटल एक्सेस होता है। तो ये क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक में जगह जगह हम धनायनों ऋणायनों को निरूपित करते हैं, जिससे उनकी पोजीशन स्थिति क्लियर होगी। और ये पोजीशन अल्टरनेट होती है, एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, यानी एक धनायन के सराउंडिंग में ऋणायन होता है, ऋणायन के सराउंडिंग में धनायन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि धातु आधिक्य कैसे होता है, मेटल एक्सेस कैसे होता है। मेटल एक्सेस होने की वजह क्या है, या तो ऋणायन निकल जाए इसमें से कुछ तो मेटल एक्सेस हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये भी हो सकती है ऋणायनों की कमी के कारण। तो पहला प्रकार है इसका कि ऋणायन जैसे यहाँ से निकल गया, आप देख रहे हैं एक M+ यहाँ से गायब हो गया और अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन को हम E से लिख रहे हैं उसके अंदर, उस खाली जगह में, और मेटल इसमें से निकल गया, धनायन निकल गया, सॉरी ये ऋणायन निकल गया है। तो ऋणायनों की कमी हो रही है। तो ये ऋणायन इसमें से निकल गया है और अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़ गया है, वो इलेक्ट्रॉन उसी में ट्रैप हो गया है, कैद हो गया है।
तो इसमें क्या है कि पहले मेटल कितने थे, M प्लस कितने थे, 2 2 5 3 8 तो 10 थे, और x माइनस कितने हैं, 10 हैं। तो पहले 10 थे और अब 10 और 9 हो गए, x माइनस 9 हो गए क्योंकि एक x माइनस निकल गया। तो पहले अनुपात 1:1 था, अब जो है 1:0.9 है। तो अनुपात चेंज हो गया। आपने देखा कि ऋणायन के निकल जाने की वजह से अनुपात चेंज हो गया, लेकिन इसमें चूँकि धनावेश और ऋणावेश बराबर है, इसलिए क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना हुआ है। अब इस प्रकार के क्रिस्टलों में होता क्या है कि जब ऐसे क्रिस्टलों पर लाइट पड़ती है तो उसमें जो प्रकाश में 7 रेडिएशन होते हैं, सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। तो सातों कंपोनेंट में से कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पर। तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कुछ उसमें से कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाकी ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो उसी रंग का वो क्रिस्टल हमें दिखाई देता है। तो इस दोष के कारण क्रिस्टल में कुछ कलर आ जाता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है उसको हम F केंद्र कहते हैं, रंग केंद्र कहते हैं। तो F केंद्र बन जाने के कारण क्रिस्टल, जैसे NaCl का शुद्ध क्रिस्टल तो वाइट होता है, लेकिन अगर उसमें F सेंटर बन जाता है तो ये हल्का पीला हो जाता है। अगर कभी आपने नमक वैसे ख़रीदा हो मार्केट से, पाउडर नहीं, क्रिस्टलीय फॉर्म में जो पिसा हुआ नहीं वैसे आता है, तो अगर गंदा सा ख़रीदा हो तो आप समझ जाइए कि उसमें इस प्रकार का दोष है। अगर वो एकदम वाइट है, प्योर वाइट, इसका मतलब उसमें दोष नहीं है, लेकिन प्रायः उसमें दोष रहता है। तो ये ऋणायनों की कमी के कारण, F केंद्र बनने के कारण मेटल एक्सेस होता है। और एक और तरीके से मेटल एक्सेस हो सकता है, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन, यानी वॉइड में कोई अतिरिक्त धनायन आ जाए, एक्स्ट्रा धनायन आ जाए, बाहर से आ जाए, संख्या बढ़ जाएगी। और ऋणायन नहीं आता है, बल्कि उतने ही आवेश के इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं अंतराकाश में ही आ जाते हैं। तो धनायन और ऋणायन पर जो आवेश आता है, यानी इस दोष के आने के बाद जो धनायन और ऋणायन पर आवेश आता है वो बराबर होता है। इससे क्रिस्टल जो है वो विद्युतदासीन बना रहता है। तो जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। देखिए, हम मेटल की जगह Zn++ लिख रहे हैं और ऋणायन की जगह O-। तो जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष होता है कि इसमें बाहर से, जिंक आयन अपनी जगह लिखते हैं, बाहर से यानी जितने हैं जिंक आयन, ऑक्साइड आयन, वो उतने ही रहते हैं, लेकिन बाहर से एक एक्स्ट्रा जिंक आयन आ गया वॉइड में। देख रहे हैं जहाँ से रेड पार्ट मैंने शेड किया है वो वॉइड है, खाली जगह है, रिक्ति है, जहाँ पर जिंक आयन आके फिट हो गया है और 2 इलेक्ट्रॉन एक वॉइड में आ गए हैं। तो ये बाहर से आ गए हैं, तो ऋणायन तो नहीं आया, केवल इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो धनावेश जिंक पे 2+ है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज तो न्यूट्रल है ओवरऑल। तो इसमें अंतराकाश में धनायन, अतिरिक्त धनायन, अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार जिंक ऑक्साइड में ये दोष होता है और इसके कारण जिंक ऑक्साइड हल्के पीले रंग का दिखता है। जबकि जिंक ऑक्साइड अगर प्योर फॉर्म में रहता है तो ये वाइट रहता है, लेकिन इस दोष के आने के बाद जिंक ऑक्साइड का कलर चेंज हो जाता है। तो ये अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन और अंतराकाश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से मेटल एक्सेस हुआ है। तो ये अरस समीकरण मितीय दोष है, क्योंकि इसमें धनायनों की संख्या बढ़ गई और ऋणायन उतने ही रह गए। तो ये धातु आधिक्य 2 प्रकार से हो सकता है, ये मैंने बताया आपको। और अरस समीकरण मितीय दोष जैसे धनायन आधिक्य हुआ था, उसी प्रकार ऋणायन आधिक्य होने से भी अरस समीकरण मितीय दोष होता है। तो यहाँ पर इस डिफेक्ट में
जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसमें हम चेंज कर देते हैं। इसी में ऋणायन आधिक्य, यानी ये तीसरे प्रकार का है, ऋणायन की अधिकता, ऋणायन का आधिक्य, जिसे नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें ऋणायन की अधिकता हो जाती है। पहले किसकी अधिकता हुई थी? M+ की अधिकता हुई थी। तो इसे जालक में समझना पड़ेगा, क्रिस्टल जालक बनाकर समझना पड़ेगा। तो इसमें, यानी इस ऋणायन के आधिक्य वाले दोष में, इसमें क्रिस्टल जालक में एक या अधिक धनायन अपने स्थान से लुप्त रहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक में एक या अधिक धनायन अपने स्थान से लुप्त रहते हैं। तो धनायन अगर लुप्त हो जाएंगे तब तो धनायन की कमी हो ही जाएगी, यानी ऋणायन का आधिक्य हो जाएगा। तो धनायन अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, और पड़ोसी धनायन पर अतिरिक्त आवेश बढ़ जाता है, क्योंकि उस धनायन की, यानी जो पड़ोस में जो धनायन है उसकी संयोजकता परिवर्ती है, तो ऐसा हो जाता है। जैसे FeO में Fe पर 2+ चार्ज है, O पर 2- चार्ज है। तो FeO में Fe और O का अनुपात 1:1 है, और इसे भी क्रिस्टल जालक में समझना पड़ेगा। क्रिस्टल जालक में ये जालक बिंदुओं की जगह पर परमाणुओं के नाम लिखते हैं, और इसमें भी Fe और O फेरस आयन और ऑक्साइड आयन अल्टरनेट पोजीशन पर, यानी इस तरह से क्रिस्टल जालक में होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई Fe++ है तो ये अपनी जगह से गायब हो गया। देखिए जहाँ रेड शेड कर रहे हैं यहाँ से Fe++ गायब हो गया, और यहाँ पर ये जो लुप्त हो गया है धनायन, इसकी वजह से यहाँ पर एक छिद्र उत्पन्न हो गया है। और ये जो पड़ोस में एक Fe है ++, इस पर चार्ज बढ़ गया है, यानी Fe के ऊपर 3+ चार्ज हो गया है। तो इस प्रकार से, और एक और Fe पर 3+ चार्ज हो गया है, तो दोनों पे 1-1 बढ़ गया, यानी टोटल प्लस चार्ज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, एक उस पर एक इस पर। तो ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो गई। तो ऐसा सब धनायनों में नहीं हो सकता है, केवल कुछ ही में हो सकता है जो डी ब्लॉक में आते हैं। तो Fe में ऐसा होता है। Fe में तो Fe की संख्या जैसे पहले 100 थी, मान लिया, चित्र के हिसाब से तो कम है, लेकिन मान लिया 100 थी, तो Fe एक कम हो गया, तो अब 99 और 100 हो गई। तो यहाँ पे चूँकि अनुपात चेंज हो गया, इसलिए अरस समीकरण मितीय दोष है। तो FeO में इस प्रकार से अनुपात डिस्टर्ब हो जाता है धनायन और ऋणायन के मोलों का। वैसे FeO में 0.84 और 1 ये अनुपात होता है, और Fe 0.94 से 1 का अनुपात भी होता है। इसके बीच में ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें फेरस और फेरिक आयनों की परिवर्ती संयोजकता के कारण ऐसा होता है। ये और भी एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं। तो इसमें जैसे कॉपर पे 1+ चार्ज होता है तो Q+, 2 होता है तो क्यूप्रिक, Fe पर 2 होता है प्लस चार्ज तो फेरस, और 3 होता है तो फेरिक। तो फेरस और फेरिक ये यानी आयरन की परिवर्ती संयोजकता, कॉपर की परिवर्ती संयोजकता, तो इनसे बना जो लवण है, क्रिस्टल है, उसमें ये घटना घटती है, यानी इस प्रकार की। तो ये ऋणायन आधिक्य होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आरस समीकरण मितीय दोष, इसको भी आपने समझा। और ये सारे जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें इनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये जो लिख रहे हैं ये आपको लिंक में मिल जाएगा PDF में,
तो उसको आप सेव कर लीजिए। फिर अशुद्धि दोष है, अशुद्धि दोष नेक्स्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसी आयनिक ठोस में प्रायः ये अक्सर जो है आयनिक ठोस में ही होता है। तो अशुद्धि मिलाकर, पहले आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाते हैं, फिर उसे पिघलाते हैं और फिर ठंडा करते हैं, तो फिर से वो सॉलिड बन जाता है। लेकिन उसमें अशुद्धि के जो कण हैं, जो अवयवी कण हैं अशुद्धि के कण उसमें जालक में जगह जगह आ जाते हैं, यानी रिप्लेस कर देते हैं वो ठोस के धनायनों को या ऋणायनों को। तो इस प्रकार का दोष इम्प्योरिटी डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो अशुद्धि के कण जालक में ठोस के कुछ कणों को रिप्लेस कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ, रिप्लेस कर देते हैं। इस प्रकार से इम्प्योरिटी उसमें आ जाती है। तो ये इम्प्योरिटी अगर हम लाना चाहते हैं उसमें अशुद्धि दोष तो होती है, अदरवाइज़ नेचर में अपने आप हो सकती है। लेकिन इसे इसलिए लाया जाता है क्योंकि किसी ठोस के गुणों में हमें परिवर्तन करना होता है। जैसे NaCl में हमने SrCl2 की थोड़ी सी अशुद्धि मिला के और इसे पिघलाया और फिर इसे ठंडा किया, फिर उसे ठोस प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार का दोष आ गया, तो इससे उसमें विद्युत चालकता बढ़ जाती है ठोस की। तो विद्युत चालन अगर बढ़ाना हो तो इस प्रकार का कार्य करना पड़ता है, उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। इस अशुद्धि मिलाने को डोपिंग कहते हैं, डोप, DOPING, डोपिंग। तो क्रिस्टलों में डोपिंग करते हैं उनकी कंडक्टिविटी को रेज करने के लिए, क्योंकि डोपिंग करने से होता क्या है, जैसे ये NaCl का क्रिस्टल जालक देख रहे हैं, इसमें अगर हम SrCl2 की डोपिंग करते हैं तो Na पर 1+ है, Cl पर 1- है, और मान लिया इस पूरे क्रिस्टल में 1,00,000 Na+ हैं और 1,00,000 Cl- हैं। तो यहाँ पर अनुपात 1:1 का है। और जब हम Sr++ यानी SrCl2 की डोपिंग करने से Sr++ अंदर आता है, तो एक Sr पर 2+ है और एक Na पर 1+ है, तो 2 Na+ जालक से हटते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, यानी 2 Na हटते हैं, एक Sr आता है। तो यानी 2 कण बाहर निकलते हैं और 1 कण अंदर आता है। यहाँ देखने वाली बात है कि 2 कण बाहर निकल रहे हैं और 1 कण अंदर आ रहा है, तो एक जगह तो खाली रह जाएगी ना। तो एक Sr++ अंदर आया तो एक जगह खाली रह गई, तो वहाँ पर एक वैकेंसी हो गई, वहाँ पर एक होल हो गया, वहाँ पर एक खाली जगह रह गई, रिक्ति हो गई, वैकेंसी हो गई, होल हो गया, कुछ भी कहें। तो इस प्रकार से उसकी कंडक्टिविटी रेज हो गई, बढ़ गई, कंडक्टिविटी चेंज हो गई, NaCl की चालकता बढ़ जाती है, बढ़ गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि Sr++ से अगर Sr++ पर 3+ चार्ज होता तो यहाँ पर 3 Na+ को निकलना रहता, तो 2 जगह खाली रह जाती। लेकिन Sr पर 2+ चार्ज होता है, तो हम डोपिंग किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया है Sr++ का। तो जितने एक Sr अंदर जाएगा तो एक वैकेंसी होगी, 500 अंदर आएंगे तो 500 वैकेंसी होगी, यानी जितने Sr अंदर आ रहे हैं उतने ही होल बन रहे हैं, क्योंकि एक जगह तो वो जा ही रहा है और एक जगह वैकेंसी हो रही है। तो अगर 1 मोल Sr++ अंदर जाएंगे तो 1 मोल उसमें छिद्र होंगे। तो इस तरह से डोपिंग पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें एक किसी ठोस में हम डोपिंग करते हैं, तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये सॉलिड्स के दोषों को पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। एक प्रश्न है NCERT में कि यदि NaCl ठोस को 10⁻³ मोल % SrCl2 से डोपित किया जाए
यानी उसमें अशुद्धि मिलाई जाए तो धनायन रिक्तियों की सांद्रता की संख्या क्या होगी, सांद्रता या संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को फिर से हमने लिखा है, सेम प्रश्न है। तो इसमें अभी जो वही बात बता रहे थे बिल्कुल उसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि NaCl जैसे 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 का मतलब क्या हुआ। मोल परसेंट मतलब पर 100, तो जहाँ परसेंट लिखा है वहाँ बाई 100 कर देते हैं। तो यानी 10⁻³ मोल SrCl2 उसमें डोप किए गए, मिक्स किए गए। तो इसका मतलब 10⁵ मोल SrCl2 उसमें डोप किए गए। तो SrCl2 उसमें मिलाया गया तो वहाँ पर रिक्तियाँ तो Sr++ के कारण ही आएंगी। SrCl2 आयनित होने पर Sr++ और 2 Cl- में चेंज होता है। तो एक SrCl2 का कण एक Sr++ उत्पन्न करता है। यानी अगर 1 मोल है SrCl2 तो 1 मोल Sr++ बनता है। तो इस प्रकार जितने मोल 10⁻⁵ मोल से अगर डोपिंग करेंगे तो 10⁻⁵ Sr++ अंदर उसमें जाएंगे। तो हम 10⁻⁵ मोल Sr++ से डोपिंग कर रहे हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग NaCl में। तो यहाँ पर होगा क्या कि क्रिस्टल में NaCl जो कि ठोस है उसमें अगर 1 मोल ठोस है NaCl तो उसमें हम 1 मोल SrCl2 की अगर डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, उसमें वैकेंसी कितनी बनेगी, 1 मोल बनेगी। यानी 1 मोल SrCl2 अगर मिलाएंगे Sr++ मिलाएंगे तो 1 मोल उसमें अशुद्धि में वैकेंसी बनेगी, छिद्र बनेंगे, क्योंकि बाकी जगह 1 मोल जगह तो चला ही जाएगा और 1 मोल जगह वो छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि 2 Na+ बाहर निकलते हैं और 1 Sr++ अंदर जाता है। तो ये बात पहले बता चुके हैं कि उस क्रिस्टल जालक में जहाँ पर लाल से शेड किया हुआ है वहाँ पर खाली जगह बच गई है और एक जगह Sr++ आ गया है। तो 2 Na हट गए हैं, एक जगह Sr आया, एक खाली जगह, तो 2 Na+ बाहर, 1 Sr++ अंदर। इस प्रकार से SrCl2 की डोपिंग जब हम NaCl में करते हैं तो उसमें छिद्र उत्पन्न होते हैं, वैकेंसी उत्पन्न होती है। वही सेम बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2 Na+ बाहर जा रहे हैं और Sr++ अंदर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आप इसे समझ गए होंगे कि किस प्रकार उसमें वैकेंसी उत्पन्न होती है, धनायन रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। और इस प्रश्न में 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 का मतलब 10⁻⁵ मोल Sr++ आयन। तो एक Sr++ धनायन यानी जब क्रिस्टल के अंदर जाएगा तो वो कितने को रिप्लेस करेगा, कितने सोडियम आयन को, यानी एक Sr++ रिप्लेस करता है 1 सोडियम आयन को, यानी 1 को हटा देता है और 1 Sr++ आयन उत्पन्न करता है। कितनी रिक्ति उत्पन्न करता है, कितने छिद्र उत्पन्न करता है, एक रिक्ति उत्पन्न करता है। और अगर 1 मोल Sr++ है यानी जितने होंगे उतने ही उत्पन्न होंगी रिक्ति। तो अगर 1 मोल Sr++ है तो 1 मोल रिक्ति उत्पन्न होगी। तो अगर 10⁻⁵ मोल है Sr++ तो उतनी ही रिक्ति उत्पन्न होगी, यानी 10⁻⁵ मोल रिक्ति उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर 10⁻⁵ मोल में है। अगर वैसे संख्या पूछी जाए तो मोल 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.0224 × 10⁻23। तो इस प्रकार धनायन रिक्तियों की संख्या हो गई 10⁻⁵
इंटू 1 मोल का मान हम लिखेंगे। 1 मोल का मान कितना होता है 6.0224 इंटू 10⁻23। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.0224 इंटू 10⁻18। तो इतने जो है इतनी रिक्तियाँ होंगी, यानी इतनी रिक्ति होंगी। तो यही जो है हमारा आंसर है, यानी इस प्रश्न में जो पूछा गया है। मैं समझता हूँ अब आप समझ गए होंगे। वीडियो में यदि कोई बात नहीं समझ आई है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।